नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के छठे अंक को लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग छठे अंक में जो मृच्छकटिकम वास्तविक नाम है इस नाटक का, उस प्रसंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपने साथी मित्रों के साथ सोने की गाड़ी को देखते हुए दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास मिट्टी की गाड़ी है और वह जिद कर बैठता है कि उसे भी मिट्टी की गाड़ी के बदले में सोने की ही गाड़ी चाहिए। चारुदत्त, जो कि निर्धन है, दरिद्र है, उसकी चेटी रदनिका उसका मान मनोवल करती है और कहती है कि बेटा जब होगा तो आपको भी सोने की गाड़ी आपको भविष्य में भी मिलेंगे जब हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन बच्चे को ऐसी बातें समझ में कहां से आती, वो जिद पर पड़ी रहती है। वो मन बहलाने के लिए उस बच्चे को वसंत सेना के पास लाती है। बच्चा रोता है और उस बच्चे को देख करके जो वसंत सेना है, वह वसंत सेना उसकी सारी उस परेशानी को समझने का प्रयास करती है और तदनुसार समाधान रूप वह अपने सारे के सारे आभूषण को उतार करके उस दारक यानी रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी में रख देती है। और वसंत सेना कहती है कि अब तुम भी खेलो, ये देखो तुम्हारी भी गाड़ी जो है वह सोने की गाड़ी हो गई। एक अजनबी इस नारी को देख करके जो शिशु मानसिकता है, वह उसके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अचानक से ये कौन है जो मुझे इस रूप में मेरी गाड़ी को सोने की गाड़ी बना दी। उसने कभी उसे देखा नहीं, ना अपने घर में देखा, ना बाहर देखा। तो बाल सुलभ जिज्ञासा के वशीभूत वह बालक रदनिका से पूछ बैठती है कि रदनिके कैशा, यानी का ऐशा, कि रदनिका जो कि चेटी है उससे पूछता है बालक ये कौन है, अर्थात जो सामने बैठी हुई ये जो महिला है, नारी है, जिसने आभूषण को, अपने सारे आभूषण को उतार करके मिट्टी की गाड़ी में रख दिया, ये वो कौन है। इससे पूर्व की रदनिका उत्तर देती वसंत सेना सहसा कह बैठती है कि पितुः ते गुण निर्जिता दासी, कि ते पितुः यानी तुम्हारे पिता जो हैं अर्थात चारुदत्त, उनकी गुण निर्जिता दासी, अर्थात उनके गुणों से आकृष्ट, उनके गुणों से अभिभूत होकर के अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाली मैं उनके गुणों की आराधिता, उनकी दासी हूं मैं। यहां पर दासी शब्द वस्तुतः दासी अर्थ में नहीं है, बल्कि एक प्रेमिका अर्थ में है, या उनकी पूजा करने वाली एक नारी के अर्थ में हम लेंगे। मैंने हमेशा से कहा है कि शब्दों के अर्थ डिक्शनरी निर्धारित नहीं करती, बल्कि शब्दों का अर्थ प्रसंग निर्धारित करता है। रदनिका भी कहती है कि जात आर्या ते जननी भवती। अब देखिए यहां पर भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमें छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से भी जब हम हिंदी माध्यम में व्याख्या करते हैं तो कैसे अर्थ जो है वो विकसित होता है। अगर हम केवल इतना मात्र लें कि आर्या ते जननी, अर्थात यह आर्या अर्थात वसंत सेना तुम्हारी माता है, एक यह अर्थ, और उसी अर्थ के साथ उस वाक्य में यदि हम भवती शब्द लगा देते हैं कि आर्या ते जननी भवती, तो तदनुसार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ये जो आर्या वसंत सेना है ये आपकी माता के समान है, यानी आपकी माता नहीं है, आपकी माता के समान है। दारक यानी रोहसेन पूछ बैठता है कि रदनिके अलीकम त्वम भणसी, तुम तो झूठ बोल रही हो। क्यों? क्योंकि यदि अस्माकम आर्या जननी तत्किमर्थम अलंकृता। अब देखिए ये कटु सत्य है, यो बच्चा जो बचपन में देखता है अपने चतुर्दिक, अपने सराउंडिंग, वही तो उसका ज्ञान है, वही उसका बोध है। उसने अपनी माता धूता को कभी भी सजा संवरा नहीं देखा होगा।
सुंदर साड़ी में अपनी माता को नहीं देखा होगा और अपनी माता को कभी भी आभूषण से विभूषित उसने नहीं देखा होगा। इसलिए दारक सहसा वो जो रोसेन है वो कह बैठता है कि नहीं, तुम तो झूठ बोल रही हो रदनिका, तुम जो झूठ बोल रही हो। क्यों? क्योंकि यदि यह हमारी माता है तत्किमर्थम अलंकृता, तो फिर ये अलंकृत क्यों है, इनके शरीर पर ये अलंकार क्यों? हमने तो अपनी मां के शरीर पे कभी अलंकार नहीं देखा। जो ये मुग्ध स्वर है, जो एक इनोसेंट बालक का स्वर है, वो हिट करता है वसंत सेना को। और वसंत सेना कहती है, जात मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्रयसी, तुम अपने इस इनोसेंट मुख से, मुग्ध मुख से, एक सहज और सरल जो बाल स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण तुम बहुत करुणापूर्ण बात बोल गए हो, बहुत ही करुण प्रधान वाक्य तुम बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारी बातों में करुणा है। अब यह करुणा इंगित कर रहा है, यह करुणा इशारा कर रहा है चारुदत्त के समग्र जीवन की ओर, उस समस्त दर्शन की ओर जिस बच्चे ने आशेषवात उसको आत्मसात किया है। वसंत सेना अपना सारा आभूषण उतार देती है और उस बालक की करुणा से अपनी करुणा को मिलाती हुई वह भी सहसा रो बैठती है और रोने लगती है। वसंत सेना सारा आभूषण उतारती है, रोती हुई वसंत सेना कहती है, एष इदानीं ते जननी संवृत्ता, ये लो, अब तुम्हें हो गई तुम्हारी मम्मी, अब तुम्हें तुम्हारी मां हो गई, तुम्हारी माता हो गई। तद गृहाण एतम अलंकारम, और ये सारे के सारे आभूषण अब तुम ले लो और सौवर्ण शकटिकाम घटे और सोने की गाड़ी बना लो। मतलब ये जो रूप है, अभी मैंने भूमिका में कहा था कि मिट्टी की गाड़ी शब्द के उस जो नामकरण के प्रसंग को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखिए, इधर वसंत सेना का मातृ हृदय, वसंत सेना का वात्सल्य एक अलग ढंग से गलित और विगलित हो रहा है, और दूसरी ओर जो बाल मनोविज्ञान है उनको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि संस्कृत साहित्य में वात्सल्य को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो सबसे अधिक जहां पर हम बच्चों को देखते हैं वो महाकवि कालिदास के नाटक हैं, महाकवि कालिदास के महाकाव्य है, जहां पर हम बाल स्वरूप चरित्र को देखते हैं। लेकिन यह जान करके आपको दुखद आश्चर्य होगा कि जब जब बालक का प्रवेश हम देखते हैं तब तब वात्सल्य, जो मातृ वात्सल्य है, उससे वंचित या उससे रहित हम पुत्र को देखते हैं कालिदास के काव्य में। मैंने कई बार टिप्पणी करते हुए कहा कि चाहे हम अभिज्ञान शाकुंतलम के रोहसेन को ले लें, चाहे हम सर्वदमन को ले लें, चाहे हम विक्रमोर वशियम के आयुष को ले लें, और हम रघुवंशम में रघु को ले लें, अज को ले लें, दशरथ को ले लें, राम को ले लें, ऐसे सारे लव कुश को ले लें, ये जितने भी चरित्र हैं, इन चरित्र के परिवर्धन में माता की भूमिका कतई दिखाई नहीं जाती महाकवि कालिदास के द्वारा। इसीलिए मैं ये कहने के लिए बाध्य होता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास के बचपन में मातृ स्नेह नहीं था, महाकवि कालिदास मातृ स्नेह से वंचित थे। अस्तु, इस अवांतर एक टिप्पणी के साथ मैं मृच्छकटिकम की इस विशेषता को बताने की कोशिश कर रहा हूं। कदाचित क्लासिकल एरा के कुछ एक दो नाटकों में से मृच्छकटिकम एक ऐसा नाटक है जहां पर हम पूरी तरह से एक बालक के मनोविज्ञान को देखते हैं, परिवर्धित मनोविज्ञान को देखते हैं, जिसके जीवन में उसकी माता है और उसके जीवन में एक उपमाता है। हम उपमाता शब्द चूंकि धाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अचानक प्रवाह में मैंने वसंत सेना के लिए इस उपमाता का प्रयोग किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस पुत्र के मानसिक छवि में माता का प्रतिबिंब व्याप्त है और अपनी धूता माता को वह साथ लेकर के चल रहा होता है। तो उसके जीवन में उसने माता को देखा है। तो दारक कहता है, जो दारक की अपेहि न ग्रहिष्यामि,
मैंने कहा कि एक इधर का मनोविज्ञान देखिए, बाल मनोविज्ञान देखिए, नहीं नहीं तू दूर हट मेरे से, मैं ये आभूषण तुम्हारा नहीं लूंगा। भाई क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि रोदिशित्वम। देखिए हम तो एक वयस्क, हम एक कह सकते हैं कि मध्यम अधेड़ उम्र में आने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने जीवन के कुछ कटु और मधु अनुभवों को प्राप्त कर रखा है, अपने सारे सराउंडिंग्स को अच्छी तरह से समझ पाता है। लेकिन उस बाल मनोविज्ञान को देखिए कि वह बालक भी अपने चतुर्दिक किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। जिस प्रकार बड़े होकर के हम और आप जो सहृदय होते हैं वो किसी की आंखों के आंसू को नहीं देख पाते, उसी प्रकार यह बालक भी इस वसंत सेना के आंसू को सहन नहीं कर पाता और कह बैठता है कि जा मैं तुम्हारा यह आभूषण नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि रो रही हो तुम, अर्थात तुम अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लो और जब तुम नहीं रोओगी तभी मैं तुम्हारा यह आभूषण लूंगा। वसंत सेना अश्रूणी प्रमृज्य, अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ करके, जात न रोदिष्यामि, बेटा मैं नहीं रोऊंगी, गच्छ क्रीड, जाओ और खेलो। अलंकारेर मृच्छ कटिकम पूरयित्वा। मित्रों, मैंने इसे पूर्व के भी कतिपय व्याख्यान में मृच्छकटिकम की चर्चा करते हुए कहा है कि क्लासिकल एरा के जितने भी नाटक हैं, प्रायशः उन श्रेष्ठ नाटकों में मृच्छकटिकम एकमात्र ऐसा नाटक है जिन्होंने अपने अंतर्गत अपने नाटक के नाम को प्रयोग में लाया है। और ये देखिए पहली बार हम छठे अंक में इस नाटक का नाम प्राप्त करते हैं, मृच्छकटिकम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहीं भी अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ नहीं दिखेगा, अभिज्ञान लिखा हुआ दिखेगा। तद क्या है कि अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति। चतुर्थ अंक में दुर्वासा के शाप का जो अनुकरण करते हुए प्रियंवदा बोलती है, तो वहां पे अभिज्ञानाभरण अभिज्ञान शब्द है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे में कहीं नहीं है। विक्रमोर्वशीयम कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मालविकाग्नि मित्रम कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मुद्रा राक्षसम कहीं कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्द नहीं मिलेगा, स्वप्न वासव दत्तम कहीं कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन यह मृच्छकटिकम नाटक इन सारे नाटकों से इसी रूप में विशिष्ट है कि यहां पर हमें मृच्छकटिकम नाम लिखा हुआ प्राप्त होता है। तो अपने अलंकार से उस मिट्टी की गाड़ी को भर करके वसंत सेना कहती है कि जात कारय सौवर्ण सौवर्ण शकटिका, जा अब तुम सोने की गाड़ी बना लो, और तुम्हारी गाड़ी सोने की गाड़ी हो गई। इति दारकमादाय निष्क्रांता रदनिका। और इस प्रकार वह उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के या उंगली पकड़ के जो रदनिका चेटी जो उसके साथ आई है वो निकल जाती है। प्रविश्य प्रवहनाधिरूढ़। अब इसी बीच में चेटक, जो चेट है, एक गाड़ीवान है जो कि चारुदत्त के द्वारा भेजा गया है, चेट शब्द से व्यवहृत है यह चरित्र। और वो कहता है रदनी के रदिनिकये निवेदयार्यायै वसंत सेनायै अपवारितम पक्ष द्वार के सज्जम प्रवहनम तिष्ठति। कि रदनिका, अरे हो रदनिका, जरा वसंत सेना से जाकर के कह दो कि पक्ष के द्वार पे अपवारित एक जो कवर्ड कह सकते हैं और सजा हुआ जो सजी हुई जो गाड़ी है वह खड़ी है। अर्थात हे रदनिके, आप यह सूचना वसंत सेना को दे दें कि चारुदत्त ने जो आपके लिए गाड़ी भेजी है वह गाड़ी यही पक्ष द्वार पे अर्थात द्वार की चौखट के सामने किस एक हिस्से में यह गाड़ी सजी हुई खड़ी है। रदनी के वापस आती है और प्रवेश करके कहती है कि आर्ये एष वर्धमान को विज्ञापयति। अब देखिए इस चेट का नाम क्या हो गया, वर्धमानक। छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप यूजीसी नेट आदि की परीक्षा देते हैं तो आपको उस समय प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस गाड़ी में बैठ करके वसंत सेना जाने वाली है, यानी गई नहीं है, जाने वाली है, उस गाड़ी के चलाने वाला जो गाड़ीवान है उसका क्या नाम है। तो देखिए इससे पहले चेट लिखा हुआ था, रदनिका उसका अभिज्ञान करते हुए वर्धमानक शब्द नाम प्रयोग करता है। तो यहीं से हमें ज्ञात होता है कि इस चेट का नाम वर्धमानक है।
तो आर्ये एष, हालांकि यह चरित्र पहले भी आ चुका है, ये चरित्र ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, ये चरित्र आपको प्रथम अंक में भी आया है, और प्रायशः जब जब चारुदत्त विद्यमान है तब तब वर्धमानक नामक चरित्र जो है चेट रूप में विद्यमान है उस अंक में। तो आकर के सेम वही सूचना देती है कि पक्ष द्वारे सज्जम प्रवहनम, कि वर्धमानक ये सूचना दे रहा है कि जो पक्ष द्वार है अर्थात घर के आगे ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी सजी हुई खड़ी है आपके लिए। वसंत सेना कहती है चेटी तिष्ठतु मुहूर्तकम, कि अरे रदनी के थोड़ी देर के लिए रुको, और यावदहम आत्मानं प्रसादयामि, यानी जाकर के कह दो वर्धमानक से कि कुछ देर प्रतीक्षा करे, वेट करे, क्योंकि तब तक मैं सज लेती हूं। यावदहम आत्मानं प्रसादयामि। अब देखिए सजना सवरना प्राचीन काल से ही है, वसंत सेना अपने प्रियतम से मिलने जा रही है, तो स्वाभाविक है कि जब वो प्रियतम से मिलने के लिए कोई प्रियतमा जाती है तो अपने को पूरी तरह से साज सज्जा से युक्त होकर के अपनी सुंदरता को निखार करके और अपने प्रियतम के सामने प्रस्तुत होती हैं। तो यहां पर भी जो ये वसंत सेना है उसी मानसिकता के अंतर्गत रदनिका के माध्यम से चेट वर्धमानक को सूचना भिजवाती है कि जाके कह दे कि आर्या वसंत सेना थोड़ी देर के लिए अपने को तैयार कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं। रदनिका ठीक एज इट इज वही वाक्य दोहराती हुई जाके कहती है कि वर्धमानक तिष्ठ मुहूर्तकम, कि वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए प्रतीक्षा कर लो, क्योंकि तब तक आर्या वसंत सेना जो है वो अपने को प्रसादित कर लेती है, अपने को सजा सवार लेती है, और तदनुसार वो आपके साथ जाएगी। हो गई बात। अब इसी बीच क्या होता है कि अचानक उस वर्धमानक चेट को यह बात याद आती है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। संवाद से जानते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ है, ही भो। अब ये जो ही शब्दावली है, हम जब अभिनय करते हैं ना तो इसको हम ही नहीं कहेंगे, ये ही जो है ध्वनि रूप में निकलकर आने वाली अभिव्यक्ति है ना। अब जैसे देखिए अगर हम कहते हैं अब कहेंगे तो इस ध्वनि को हम कैसे लिखेंगे, वहां पर लिख दिया जाता है हम, और जो इस तरह से थिएट्रिकल लैंग्वेज को जो ना समझ पाते हैं वो भी मंच से उसको हम ही बोल जाते हैं, जबकि हमें उसको कैसे बोलना है तो इसी तरह जो ये ही है ये एक हास्य की जो ध्वनि होती है वह ध्वनि है ऐसे वाला, अरे भो मयापि यानास्तरणम विस्मृतम, अरे मैं क्या करूं, मैं भी जो गाड़ी है ना उस गाड़ी का जो आस्तरण है, यानी चादर कह लें या कोई गद्दा कह लें, या जिस पे वसंत सेना बैठती या जिस पे वर्धमानक खुद बैठता, विस्मृतम, मैं भी वो छोड़ आया, भूल गया। तद यावत गृहीत्वा आगच्छामि, अब अर्थात जब तक वसंत सेना अपने को रेडी करती है, तैयार करती है, तब तक मैं भी जाकर के उस आस्तरण को लेकर के आ जाता हूं। अब यह बात हो ही रही है तो पहले तो सोचा कि गाड़ी को यहीं छोड़ देता हूं और मैं जाकर के ले आता हूं, लेकिन अचानक उसे स्मरण आता है कि एते नासिका रज्जु कटुका बलिवर्दा, जो गाड़ी में जुते हुए बैल हैं उस बैल के बारे में कह रहे हैं कि चूंकि इन बैलों को नथ पहना रखा है। नथ आप लोग सभी जानते हैं, ग्रामीण परिवेश में जो कुछ तेज तर्रार उछल कूद धमाक चौकड़ी मचाने वाले बैल होते हैं, उन बैलों को नथ पहना दिया जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए। तो उसी नियंत्रण के लिए जो इस गाड़ी में जुटे हुए बैल हैं उस बैल की नाक में रज्जु पहना दी गई है। तो लिखा हुआ शब्द नासिका रज्जु कटुका, अर्थात नाक में डली हुई जो कठोर रस्सी है, ऐसे रस्सी वाले तो ये बैल हैं। तो ये बैल एक स्थान पर टिकने वाला नहीं है, अगर मैं छोड़ करके चला जाता हूं तो ये बैल आगे गाड़ी लेकर के भाग जाएगा या आगे लेकर के गाड़ी गिरा देगा कहीं। तो इसलिए भवतु प्रवहणे नैव गतागतिम करिष्यामि, यही कारण है कि मैं क्या करता हूं कि इस गाड़ी से ही मैं आना जाना करता हूं। अब देखिए बड़ा ही सुंदर शब्द हमें मिल गया। हम लोग हिंदी में बहुधा एक गलत शब्द का प्रयोग करते हैं और वह शब्द है आवागमन। पता नहीं आवागमन शब्द को कैसे लोगों ने स्वीकार कर लिया और वह भली भांति चल रहा है। हम लोग धड़ल्ले से बिना किसी व्याकरण बिना किसी शब्द के अर्थ को जाने इसका प्रयोग कर रहे हैं।
कि भाई मैं कार से ही आवागमन करता हूं, मैं मेट्रो से आवागमन करता हूं, मैं साइकिल से आवागमन, यानी आना जाना शब्द के लिए आवागमन शब्द उन्होंने लिया। लेकिन जो दो शब्द बहुधा हम प्रयोग में लाते हैं और हमें लाना चाहिए, एक तो है गमन आगमन, यानी गमन और आगमन, जाना और आना। तो उसी प्रकार से यहां पर नाटककार ने बड़ा ही सुंदर शब्द प्रयोग किया कि प्रवहणे नैव गतागतिम, गत आगत, अर्थात जाना आना करता हूं, इसी गाड़ी से मैं जाता हूं और इसी गाड़ी से फिर लौट आऊंगा। क्योंकि अगर गाड़ी को मैं छोड़ करके गया तो ये जो बैल है, जो बैलों के जो नाक में नथ हैं, उसके कारण ये उछल कूद मचाने वाले बैल जो है कहीं गाड़ी को लेकर के आगे भाग ना जाए। इति निष्क्रांतः चेटः, और ये कह के चेट अपनी उस गाड़ी के साथ निकल करके चला जाता है। वसंत सेना चेटी उपनय में प्रसाधनम, ठीक है, जो अब एक चेटी बैठी है उनके पास, जो वसंत सेना की स्वयं की चेटी है, और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उपनय में प्रसाधनम, जो मेरी जो प्रसाधन की सामग्री है, जो सजने और संवरने की जो सामग्री है, जा और उसे ले आ। आत्मानम प्रसादयिष्यामि, मैं अपने आप को सजाऊंगी। इति प्रसादयंती स्थिता, और इस प्रकार से अगर आप नाटकीय दृश्य दिखाना चाहें तो एक जगह बैठ करके वसंत सेना स्वयं का प्रसाधन करेंगी, और उस प्रसाधन में चेटी या तो उनके बाल को संवार रहे होंगे या जो भी चीज है सहायता रूप में वहां पर चेटी उपस्थित रहेंगी। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है कि इति प्रसादयंती स्थिता। वस्तुतः ये ब्रैकेट में है, यानी हम यह मंच पर दिखाएंगे कि किस प्रकार हम इसे सजाते हैं और स्त्रियां किस प्रकार सजती हैं और संवरती हैं। इसी बीच फिर प्रविश्य प्रवहन आधिरूढ़, अब एक दूसरा चेट, एक चेट जो कि वर्धमानक है, वो गाड़ी लेकर के आया था और गाड़ी लेकर के चला गया। जिस जगह गाड़ी उसने पहले खड़ी की थी पक्ष द्वारे, वो जगह अब खाली है। आम भाषा में कहें कि पार्किंग स्लॉट, जिस जगह पे पहले उसने अपने बैलगाड़ी को पार्क किया हुआ था, अब उस गाड़ी के चले जाने के बाद वह पार्किंग स्लॉट खाली है। बस केवल इसको ध्यान में रखना है, आगे क्या होना है उसको मैं बाद में प्रयोग में बताऊंगा। एक चेट दूसरा जो कि संस्थानक का चेट है। संस्थानक हम आप सभी जानते हैं कि इस नाटक का जो प्रतिनायक है, उस प्रतिनायक का नाम जो सामान्य नाम है, स्वभाव से उत्पन्न नाम है, वह तो शकार है, लेकिन वास्तविक नाम जो है उसका वह संस्थानक है। इसलिए यदा कदा आपको परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम के प्रतिनायक का वास्तविक नाम क्या है। अब वहां पर आपको चॉइस रहेंगे शकार, संस्थानक, शर्विलक, इनमें से कोई नहीं, तो आपको वहां पे टिक करना होगा संस्थानक। तो राजश्यालक संस्थानेन स्थावरक प्रवहणम गृहीत्वा पुष्प करंडकम जीर्णोद्यानम त्वरितमागच्छ इति। अब ये जो नया चेट, नया गाड़ीवान आया है, वो कहता है कि राजा का साला संस्थानक ने मुझे यह आज्ञा दी कि स्थावरक, अब देखिए इससे पिछले वाले चेट का नाम था वर्धमानक, और ये जो नया चेट आया है गाड़ी वाला, इसका नाम है स्थावरक, कि अरे स्थावरक प्रवहणम गृहीत्वा, यानी गाड़ी को लेकर के पुष्प करंडकम जीर्णोद्यानम, पुष्प करंडक नाम का एक जीर्ण उद्यान है, उस जगह पे जल्दी से आ जाओ, ये मुझे आज्ञा दी। अर्थात मुझे अब जल्दी से अपनी इस गाड़ी को लेकर के और अपने जो स्वामी है शकार यानी संस्थानक, उसके पास पहुंचना है। भवतु तत्रैव गच्छामि, ठीक है मैं वहीं जा रहा हूं। अब गाड़ी को हाँकने का, वहतम बलिवर्दो वहतम, अब गाड़ी को पूरा होकेगा और कहेगा चल रे बैल चल, चल रे बैल चल। अब देखेंगे वहतम, वहतम शब्द जो है ये लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। क्यों? क्योंकि जो कर्तृपद है वो द्विवचन में है, बलिवर्दौ, अर्थात दो बैल जुते हुए हैं उन गाड़ी में, दोनों साइड जुते हुए हैं और उनको पूरा पकड़ के और आगे बढ़ाते हुए चलता है। परिक्रम या अवलोक्य स्टेज है तो नेचुरली स्टेज पे ही अपने आप को उसी तरह से वो अभिनय करते हुए दिखाएगा।
कथम ग्राम शकटैः रुद्धो मार्ग। अब देखिए ये उस समय के ग्राम्य जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, कितना सुंदर कि ग्राम शकटैः, जो गांव की जो गाड़ी हैं, गांव में चलने वाली जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से मार्ग जो है अवरुद्ध है। अब आप ले लीजिए, सामान्य भाषा में समझें कि जिस प्रकार हम आज सड़कों पर निकलते हैं और गाड़ी जैम दिखाई देता है, अपने आगे ढेर सारी गाड़ियां खड़ी रहती है, उसी तरह इस स्थावरक चेट से आगे कई अन्य गाड़ियां होंगी, जिन गाड़ियों के कारण जो मार्ग जो है जो जैम हो चुका है, रुद्धो मार्ग है। किमिदानीमत्र करिष्यामि, अरे भाई अब मैं क्या करूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो संस्थानक ने कहा है कि जल्दी से आओ, अब ये रोड जैम है, अब मैं क्या करूं। साटोपम, अरे रे अपसरत अपसरत। अब एक अपना वो क्या है, एक लंबा चौड़ा यहां पर आपको एक डायलॉग दिखेगा, जिसमें कि हम एकल डायलॉग है, जिसको हम मोनो एक्टिंग का पार्ट कहते हैं। एक सिंगल जो ये कैरेक्टर है, ये सिंगल कैरेक्टर स्टेज पे पूरे अपने आप को सारी दुनिया से बात करता हुआ दिखाया जाएगा। अरे रे रे अपसरत अपसरत। अब अपने को ये भीड़ में निकालने के लिए जल्दी से एक नया अभिनय, एक आडंबर क्रिएट करता है कि अरे जल्दी दूर हटो दूर हटो। अब ये बात आई तो अचानक किसी को एड्रेस करते हुए और उसकी ओर कान दे करके कहेगा, किम भणथ, अरे क्या कह रहे हो, ये पूछ रहे हो कि एतत् कस्य प्रवहनम, यानी एक किसी से बातचीत करता हुआ दिखाया जाएगा चेट को कि तुम क्या पूछ रहे हो कि ये गाड़ी किसकी है। अरे एतत् राजश्यालक संस्थानस्य प्रवहनमिति, तो सुन लो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी राजा के साले संस्थानक की गाड़ी है। अब देखिए जरा इस चीज को समझिए, वस्तुतः ऐसी बात नहीं है कि उनसे कोई पूछ रहा होगा, लेकिन ये एक अभिनय है ताकि वहां जो आगे पीछे गाड़ी वाले हैं जिनके कारण रोड जैम है, उन तक ये संदेश भिजवाना चाहता कि मैं जो गाड़ी वाला हूं वो राजा के आदमी का गाड़ी वाला हूं, इसलिए मुझे रास्ते से निकलने के लिए जल्दी से दो, इसलिए तत्शीघ्रम अपसरत, इसलिए जल्दी से यहां से हटो, क्योंकि ये राजा का साला शकार की गाड़ी है, और शकार की गाड़ी को अगर रोकोगे तो समझ लो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा परिणाम क्या होगा। इसलिए भले ही कुछ भी हो, जल्दी से रास्ता तुम खाली करो। एक तरह से हम इसको कहेंगे कि दिस इज वीआईपी मूवमेंट, अवलोक्य। फिर वो देखने का अभिनय करता है, कथम ईशोपरः सभिकमिव माम प्रेक्ष्य सहसैव द्यूत पलायित एव द्यूत करोपवार्य वार्यात्म आत्मानं मन्यतः अपक्रांतः। अब ये सारी चीजें हो रही है, उस गाड़ी एक अजनबी से गाड़ी की बात कर रहा होता है, जो परिकल्पित एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है, जिनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, केवल मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, कि अचानक एक परिवर्तन दिखाएगा जिसका कि एड्रेस करेगा यह स्थावरक चेट। मित्रों, हम अपने इस व्याख्यान को आगे और भी कंटिन्यू रखेंगे, इस इंटरेस्टिंग पक्ष को हम लोग जानने का प्रयास करते रहेंगे। अभी तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।